नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। बादल फटे, पहाड़ फिसले, रास्ते बहे और इंसान मरता गया। उत्तर काशी का धराली, जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, चमोली का थराली और अब जम्मू का कटरा। पिछले कुछ दिनों से 4 जगहें 4 बड़ी त्रासदियां और सैकड़ों लाशें। लेकिन एक बात सबसे कॉमन है चारों घटनाओं में, वो है मौत। मौत आई लेकिन सिस्टम सोता रहा। ये बात कॉमन है, चारों जगह मौत आई लेकिन सिस्टम सोता रहा। धराली में 50 से अधिक लोग मारे गए। किश्तवाड़ में 60 श्रद्धालुओं की जान चली गई, लोग बह गए। यहाँ देवी का मेला लगा था और जहाँ ये घटना हुई वो जम्मू से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर चमोली का थराली, ये सिलसिलेवार घटनाएं हुई हैं बाकायदे एक के बाद एक। थराली में सैलाब के साथ पहाड़ ने तबाही मचाई, कई जाने गईं, अभी भी कुछ लोग लापता हैं। और इस देश ही नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा विख्यात जिसकी मान्यता है माता वैष्णो देवी, उनकी यात्रा में लाखों करोड़ों लोग आते हैं। अब माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर बारिश और भूस्खलन से 33 लोगों की मौत हो गई है। और ये आंकड़े नहीं हैं, ये वो चीखें हैं जो शायद हमने सुननी बंद कर दी हैं। सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ कुदरत की नाराज़गी है या फिर वो विकास जो बिना विवेक के पहाड़ों की छाती चीर कर किया जा रहा है? क्या पेड़ों की कटाई, नदियों के रास्ते रोकना और हरियाली को मिटाना ये विकास है क्या? और ये सब करके जो सड़कें बनाई गई हैं, पहाड़ों को काट कर जो रास्ते सुगम बनाए जा रहे हैं, अब उन्हीं रास्तों के मलबे में लाशें दफन हो रही हैं। या यूँ कहें कि लाशों की पगडंडी बनती जा रही है। भले ही आपको यह अतिशयोक्ति लगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही हैं। क्या पहाड़ों पर विकास के नाम पर किया जा रहा अंधाधुंध निर्माण अब पहाड़ों का विनाश बनता जा रहा है? क्या पर्यावरण को धता बताकर बनाई गई सुरंगें, डैम, हाईवे अब मौत के शॉर्टकट बन गए हैं? और सबसे अहम, जब मौसम विभाग चेतावनी देता है तब प्रशासन की तैयारी क्यों नहीं दिखती? और अगर शासन और प्रशासन मौसम विभाग की चेतावनी को क्यों नज़रअंदाज करता है, और अगर मौसम विभाग चेतावनी नहीं देता तो फिर उसकी ज़रूरत ही क्या है? क्या इतने बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी ऐलान करके हम कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि इस तरीके की त्रासदियाँ आने से पहले, थोड़ा पहले हमें सिग्नल मिल जाए? क्यों हर आपदा के बाद एक जैसी तस्वीर होती है? मलबे में दबे लोग, बिलखते परिजन और लापता जवाबदेही। कब तक लापरवाह व्यवस्था आपदा को कुदरती कहकर अपना चेहरा ढकती रहेगी, पल्ला झाड़ती रहेगी? तो आज के मंथन में सवाल सीधा है, कौन जिम्मेदार है इस मौत के मंजर का? कहीं ये विकास की कीमत तो नहीं? क्या कुदरत का कहर वाकई कुदरत का कहर है या हमने खुद उसे न्योता दिया है? क्या ये व्यवस्था की विफलता है जिसमें ना नीति है ना नियत है? और अगर हजारों श्रद्धालुओं की जिंदगी हर साल इसी तरीके से खतरे में पड़ती है, लोगों की जान जाती है, तो ये यात्रा सुगम और सुरक्षित कैसे? विकास की रफ्तार जरूरी है, लेकिन क्या वो विकास जनता की जिंदगी से बड़ा है? मंथन में आज का मुद्दा, माँ के धाम में कुदरत का सितम क्यों? बड़ा सवाल। माता वैष्णो देवी के धाम में कुदरत का सितम क्यों, ये सवाल उठा रहे हैं। और इस सिर्फ हम कुदरत पर नहीं टाल सकते, कुदरत को हम कतई गुनाहगार मानकर अपने गुनाहों को नहीं ढक सकते, सिस्टम के गुनाह को नहीं ढक सकते। जो राजनीतिक इच्छा शक्ति लेकर लोग बैठे हैं, उनके गुनाह को हम ढक नहीं सकते।
क्योंकि अब बहुत हो गया, बस बहुत बहुत हो गया। अब हर बार हर हादसे के बाद कुदरत को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। इतने हादसे पहले कभी नहीं होते थे। जो जम्मू का जो माता का धाम है, कटरा की जो तस्वीर है, मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं सुना कि 32-34 लोग 33 लोग वहां बह गए हों। पूरा जम्मू कश्मीर का जो इलाका है बाढ़ बारिश तबाही से परेशान है, बेहाल है। ये दृश्य है, वो 3 तस्वीरें हैं, बारिश है, भूस्खलन है और सैलाब है। ये माता वैष्णो देवी का ये यात्रा मार्ग है, जहां हजारों हजार लोग, लाखों लोग यात्रा पर जाते हैं अपनी मन्नतें लेकर। भवन मार्ग है और ये वही रास्ता है जिससे हम लोग होकर जाते हैं माता के दरबार में। तो वास्तव में जो माता वैष्णो देवी का भवन है वो मार्ग है, पहचान में ही नहीं आ रहा। जो लोग वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं वो गौर से देख लें, लग रहा है क्या वही मार्ग है जहां वो जाते हैं? क्या वैसी स्थिति, वैसी तस्वीरें बची हैं? भयानक त्रासदी, भयानक त्रासदी, 33 लोगों की जानें गई। क्या ये काटे जा रहे दरख्त इसके जिम्मेदार हैं? क्या कुदरत इसकी जिम्मेदार है? पहाड़ों का विकास हो रहा है या विनाश? ये सवाल आज हम इस कार्यक्रम में उठा रहे हैं। ये बात किसी को बुरी लगे तो लगती रहे, उसे हमें बिल्कुल फिक्र नहीं। हमें सरकारों को बुरी लगे, नेताओं को बुरी लगे, ब्यूरोक्रेट्स को बुरी लगे, लगती रहे, क्योंकि इस देश के लोगों से बड़ी किसी की इज्जत शान नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो भयानक स्थिति, भयानक मंजर हमने इन तस्वीरों के जरिए दिखाया। और ताज्जुब की बात है कि सामान्य खबरें टीवी मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर वैष्णो देवी के इतने बड़े हादसे की सामान्य खबरें तो दिख रही हैं कि सैलाब आ गया, बह रहे हैं लोग, लेकिन इस पर कोई चैनल, कोई डिजिटल मीडिया चर्चा करने को तैयार नहीं है। दुनिया भर के मुद्दे हैं, दुनिया भर के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, पॉलिटिकल बहुत बड़े मुद्दे हैं। बिहार में राहुल को किसने धक्का मार दिया, मुद्दा है। गिरिराज सिंह ने क्या कहा, वो मुद्दा है। स्टालिन क्यों चले गए, ये मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो मर रहे हैं, सिसक रहे हैं, उनकी गर्दन पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात का ऐलान करता हूं यहां पर, इस मंच से, के न्यूज के इस मंच से, कि अगर जिस देश का मीडिया जनता के मुद्दे छोड़कर किसी और के मुद्दे पकड़ने लगे तो समझ लीजिए फिर उस देश का हितैषी मीडिया तो नहीं है। और कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम ये मुद्दे दिखाते हैं, अक्सर दिखाते हैं, और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। मैं ऑन स्क्रीन इस बात को नहीं कह सकता, बहुत सा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। बहुत गंभीर स्थिति है, और इन सब चीज़ों को, जो इस तरह की घटनाएं हैं, उनको सीधे सीधे कुदरत पर डालकर अपने गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाता है, और कुछ नहीं। आज हम सवाल पूछेंगे इस कार्यक्रम में कि क्या कुदरत ही जिम्मेदार है, कुदरत ही गुनहगार है? इस पैनल जो हम जिन पर डिस्कस करने वाले हैं इस कार्यक्रम को, एक पैनल हमारे साथ जुड़ा है। कश्मीर टाइम्स के मैनेजिंग एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार संजीव केरनी साहब इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। प्रमोद कपही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी आ चुके हैं। आशीष गर्ग साहब हमारे साथ क्लाइमेट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं, और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक महेंद्र सिंह हमें दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। इतना दर्दनाक, पीड़ादायक हादसा है कि मेहमानों का स्वागत तो बिल्कुल नहीं बनता, और मैं आज करूंगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ही गंभीर है, गंभीर है ये। आशीष जी क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, मैं चर्चा की शुरुआत उन्हीं से करना चाहता हूं। आशीष जी, ये गुनाह सिर्फ कुदरत के सिर डालकर हम क्या फारिग हो सकते हैं, क्या बरी हो सकते हैं? आशीष जी। दुर्गेन जी, सबको नमस्कार। मेरी जी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया।
हाँ देखिए, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसे हम केवल कुदरत पे जो हम पहले से कहते आए हैं 40-50 साल से, अब उस पे नहीं टाल सकते, क्योंकि कभी ये घटनाएं बड़ी फ्रिक्वेंट इस तरीके से नहीं थी, बड़ी रेयर हुआ करती थी। और आज आप देख रहे हैं कि ये एक के बाद एक, मतलब आप लगाइए कि 1 या 2 दिन भी हम इस पे हमको उस पे रेस्ट नहीं मिल रहा है, कह सकते हैं। एक खबर आती है, उसके बाद दूसरी तीसरी, एक कंटिन्यूअस एक साथ चलती जा रही है। तो इसके पीछे जरूर कोई बड़े कारण हैं जिनको समझने की बहुत जरूरत है। इसको हम अब इसको जिसे कहते हैं कारपेट के नीचे नहीं दबा सकते। जी और इन मुद्दों पर सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हमको बात करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लाइमेट चेंज की जो हम कई 10-12 साल से, एक डिकेड से बात करते आ रहे हैं, जी और जिसको केवल एक मिथ्या समझा जा रहा था, वो आज अपना पूरा रंग दिखाने लगा है। और साथ ही साथ इसके साथ जो हमारे जिस तरीके का डेवलपमेंट अनप्लान्ड या जो अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट जिस तरीके से चल रहा है, उस पर अब पूरी तरह से विश्लेषण की एक बहुत सख्त ज़रूरत है। जिसमें हमें पूरे जितने हमारे हिमालयन देखे, सब जानते हैं, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत कच्चे पहाड़ हैं, अभी डेवलपमेंट स्टेज में है ये पहाड़ भी। और इन पे हमको जिस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है, उसको बिल्कुल पूरी जियोलॉजिकल स्टडीज करके हमको इनकी स्कैनिंग करके पूरा एक वो बनाना पड़ेगा। और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हिल्स हैं, वहीं पे हम कुछ सोच सकते हैं कंस्ट्रक्शन का। बाकी जगह जहाँ पे भी बड़े वीक हमारे जो पहाड़ हैं, और ज़्यादातर हैं, मेरे पे कोई डेटा नहीं है, पर मैं बता सकता हूँ 60 या 70% ऐसे पहाड़ हैं जिन पर किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन बहुत डेंजरस हो सकती है। और तीसरा ये है कि कुछ हमारी नासमझी भी है। जो पब्लिक है हमारी नदियों के ठीक बीच में, यदि अपने कैचमेंट एरिया में मकान बना रहे हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, तो एक मेरी रिकमेंडेशन तो है कि हम आरसीसी स्ट्रक्चर को पहाड़ों में और नदियों के किनारे पे बिल्कुल उसको बैन करें। जी हमारे पे पारंपरिक कुछ संरचनाएं होनी चाहिए। और इस समय ये भी हो रहा है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि मानसून जो है वेस्टर्न डिस्टरबेंस से मिल गया है। इसकी वजह से जो बारिशें होती थी वो ज़्यादा होने लगी हैं, और इसकी वजह से जो क्लाउड बर्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो ये सब मेरा मेरा मानना ये है, क्लाइमेट चेंज का एक इफेक्ट है। हमारी पूरी प्रकृति धीरे धीरे गर्म हो रही है। हम जो हमारा पेरिस का जो 1.5 डिग्री एस्पिरेशनल टारगेट था, वो ऑलरेडी लांघ चुके हैं और 2 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये घटनाएं होती रहेंगी, और ज्यादा बढ़ेंगी। मेरा तो मुझे ये देख सोच के ही मतलब वो लगता है कि ये आगे वाले आने टाइम में बहुत ज्यादा होने वाली है। लेकिन जैसा आपने बताया कि कोई भी इस पे, चाहे मीडिया हो या जनता हो या दूसरे सरकार हो या जितने भी चैनल्स हैं या कुछ भी है, इस पे डिस्कशन बहुत कम हो रहा है। ये थोड़ी सी बड़ी मायूसी की हो बात ही है हम नहीं सबके रहा। लिए। इस आशीष पे जी हो ही डिस्कशन नहीं ज्यादा रहा। होना चाहिए। आप आज आज कल परसों जब से ये हादसा हुआ है जम्मू का, आप अगर सर्च कर लेंगे, अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, मैं भी मैं बहुत खुश आपकी बात होऊंगा। से सहमत हूँ। इन पे डिस्कशन मेरे ख्याल से सब सब चैनल या कहीं पे भी जो भी डिबेट्स हैं, इन पे ही होनी चाहिए। क्योंकि इसमें देखिए, पहली बार आपने बहुत सही बात कही कि इतनी 34 यदि हमारी जाने हमारी वैष्णव देवी की यात्रा में हमने कभी सुना नहीं था। कोई माइनर एक्सीडेंट्स होते थे, ये जो डिजास्टर होने लगे हैं और इस तरीके के जो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमको इस पे तो बात करनी चाहिए। हम उनको केवल दुख प्रकट करके उनको फिर भूल नहीं सकते, मतलब। तो ठीक। इन पे हमको एक्शन लेने की तत्काल जरूरत है, और सब पूरी पब्लिक को एंगेज करें, मीडिया को इसमें एंगेज किया जाए, और सरकार को भी इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। नहीं तो ये आने वाले टाइम में हमारे लिए एक बहुत बड़ी त्रासदियां फ्रिक्वेंट तौर पे, भगवान ना करे, पर ये जैसे आपने कहा कुदरत पे नहीं डाल सकते, ये साइंटिफिकली होने वाली है। तो ठीक इस बात पे है। जितनी जल्दी संज्ञान लें और इस पे एक्शन लें, वही हम सबके लिए बेहतर है। ठीक है संजीव किरनी साहब, अभी आशीष गर्ग जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, हम और आप अगर देखते हैं तो ठीक है, आम लोगों को, अगर पहाड़ के रहने वालों ने किसी ने बीच में कहीं नदी के किनारे मकान बना लिया, तो उसको बनाने में कितने पापड़ झेलने पड़ते हैं, कितनी बवाल उसको झेलना पड़ता होगा। लेकिन बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, और पता चला वो जम्मू कश्मीर के लोगों के नहीं हैं, वो उत्तराखंड के लोगों के नहीं हैं, वो ऐसे पूंजीपतियों के हैं, वैसे ताकतवर लोगों के हैं। वो बड़े बड़े 5-5 मंजिला, चाहे केदारनाथ हो, चाहे चमोली हो, चाहे धराली, जम्मू कश्मीर, हर जगह जहाँ कुछ एक्सप्लोरेशन दिख रहा है कि यहाँ से हम एक्सप्लोर कर पाएंगे धन को, वो वाली स्थिति एक तरीके से वहाँ बनती जा रही। भाई वैष्णो देवी के जो यात्रा मार्ग है, जो धाम है, जो भवन है, हमने तो भाई नहीं सुनी किसी से, कहीं सुनी भी नहीं सुनी कि इतने सारे लोग मर गए हों। तो बहुत ही गंभीर बात है।
और आप कुछ भी कहें, अब बहुत सारे लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि ठीक है वो अमर हो गए, वो तर गए, माता के चरणों में उन्हें मौत मिल गई, बारी सारी बातें ठीक हैं, ये एक आप सोच सकते हैं। लेकिन जो हादसे में फंसे होंगे उस वक्त वो क्या सोच रहे होंगे, कैसे किस हालात में उनकी जानें गई होंगी, ये बड़ा गंभीर विषय है। और जो कहते हैं ना कि कारपेट के नीचे नहीं छिप सकते हो, तो कुदरत के पीछे आप अपने गुनाहों को नहीं छिपा सकते हैं, क्योंकि आप इस तरीके से पहाड़ों को खोद रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को मौका दे रहे हैं। टेक्निकली आप पहाड़ काटने की कोई व्यवस्था आप करते नहीं हैं। जैसे गुजरात के पहाड़ काटे जा रहे हैं वैसे जम्मू के काट देते हैं, जैसे कहीं और के काटे जा रहे हैं, जहाँ बहुत मजबूत पहाड़ हैं और जहाँ बहुत कमज़ोर पहाड़ हैं। तो दोनों की शैली अलग अलग है। संजीव किरनी जी देखिए दुर्गेन जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हम लोग रामायण में कहते हैं प्राकृतिक नियम भी कोई बदल पाया है। प्राकृतिक नियम को बदल रहे हैं हम, कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पे प्राकृतिक नियम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ों को काटकर हम सड़कें बना रहे हैं। तो उसका नतीजा आपके सामने, आपने देखा जो 33 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके लिए हम लोग कहते हैं ना, एक इंग्लिश की कहावत है, लूजर्स हैव ऑलवेज एक्सक्यूजेस। जो हारने वाला है उसके पास हमेशा बहाने होते हैं। सचिन तेंदुलकर भी कहेगा आज मेरा एज निकल गया, नहीं तो मैं 100 करके आता। तो यही चीज है कि हमारे जो नेतागण हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनके पास यही होगा, कोई यहाँ पे अश्लील काम किया गया, यहाँ कुछ ऐसी हो फैलाई गई, धर्म को लेकर नहीं, ये भी नहीं कह रहे संजीव भाई, अब ये भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कुदरत का है, आती रहती। अगर उनकी भारत की बात करो, जम्मू को कहेंगे अमेरिका में भी होता है ऐसा शिकागो में भी होता है। अब तो इस तरह टहलाते हैं लोग, ये दिक्कत है। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना कि धर्म को लेकर कितने प्रचार किए जाएंगे कि इन लोगों की वो धार्मिक आस्था नहीं रही होगी, ये यहाँ पिकनिक के लिए आए होंगे। तो ये बड़े सारे तथ्य आपको दिए जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब जब आप प्रकृति से खिलवाड़ करोगे, उसको नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। या तो फिर आपके पास वो एक इंतजामिया ऐसा होना चाहिए, है ना। तो आप देखिए कि इतने थोड़े से समय में हमने कहा सुन लिया, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, आज वहां आपके हिमाचल में वो माता रानी के मंदिर में पहाड़ गिर गए, वहां कितने श्रद्धालु कुचल कर मारे गए। तो उसके लिए आपके पास पूरी तरह से इंतजामिया नहीं है। उसकी वजह से आप लोग कहते हो कि नहीं जी वो फलानी कंपनी थी, उसने ऐसा किया, हमने उसको। तो मैं कहता हूं ये सिर्फ वो है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जी जी जी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधा, ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और अब तो लोग सवाल भी नहीं उठाते, कहते भाई ठीक है, चलो सब चलता रहता है, कुदरत है, ईश्वर है, ठीक है, ईश्वर है, कुदरत है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इतने सिस्टम हैं, डेवलप हो सकते थे। जैसे अभी जम्मू में थोड़े दिन पहले उधर हादसा हुआ कि देवी का मंदिर है, मेला लगा हुआ, हजारों लोग हैं, पता चला हादसा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये सब चीज़ें, बात इंतजामिया कमेटी की आती है, इंतजामात की आती है। और वास्तव में जो इंतजाम करने वाले लोग हैं, अगर उनको अब टैक्स वसूलने में लगा दे तो टैक्स तो बहुत भरपूर वसूलते हैं। अभी मैं अमरनाथ जी की यात्रा गया था, लगातार, आपको पता ही है संजीव जी, और मैंने पूरे मार्ग में देखा कि कोई भी एक कारण नहीं है कि वहाँ के श्राइन बोर्ड को एक भी नंबर दिया जाए, कोई भी कारण नहीं, कोई भी कारण नहीं। इतना खराब रास्ता, इतनी गंभीर स्थितियाँ, कोई मदद को नहीं तैयार, मतलब बारिश हो रही तो भीगते रहिए, एक शेड नहीं। और मैंने एक बड़ी अजब बात वहाँ देखी कि आप अगर कोई हादसा आ जाए, कोई रेलिंग वेलिंग पकड़ के अपने आप को बचना चाहे, तो पता चला रेलिंग वो टेप से जुड़ी हुई, जिससे हम पता नहीं टेपिंग करते हैं किसी चीज़ को टैप करने के लिए, किसी का कोई पैकेजिंग या करने के लिए करते हैं, उस टेप से रेलिंग दो रेलिंग जुड़ी हुई हैं। ये हालत है, बड़ी गंभीर स्थितियां हैं। क्या है जी संजीव जी कुछ कह रहे हैं। तो गालिब ये ख्याल भी अच्छा है कि टेप के साथ लोग बच जाएंगे। हाँ, बड़ी स्थितियां विचित्र हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई फला जी की सरकार है, ढिका जी की सरकार है। अच्छा, इस वक्त तो सरकार पे विशेषकर किसी सरकार को नहीं ला रहे, लेकिन ये कह रहा हूं इन सब के लिए इंतजामिया आपका ऐसा होना चाहिए। ठीक बात है, ये समझ सके कि आने वाले श्रद्धालुओं को जो हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए हमें उसके प्लस माइनस क्या रहेंगे। ठीक बात है, ठीक बात। डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं आपकी तरफ इस चर्चा को लेकर आ रहा हूँ। भाई केवल मेरा सवाल यही है, जो सारे लोगों से मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि आप कुदरत को गुनाहगार बताकर आप अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं जो हमारे पर्यावरणविद भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। कौशिक जी।
नहीं देखो, निश्चित मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। केवल हम सरकार को दोषी नहीं दे नहीं सकते। नहीं, मैं सरकार पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं हम ओवरऑल सिस्टम ही ऐसा है। इस देश का एक एक नागरिक जिम्मेदार है। हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, उत्तराखंड में देखिए आप कौन से बिजनेसमैन के फार्म हाउस वहां नहीं है। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जहां सैटरडे संडे को लेकर के वहां न जाते हो छुट्टियां मनाने के लिए। सब ध्वस्त उत्तराखंड का कर दिया। 2013 आपको याद होगा जब भूस्खलन हुआ वहां उत्तरकाशी में 5,000 लोग से ज्यादा मारे गए। हम लोग रो रहे थे उस समय लाशें देख करके, हम लोग कवरेज नहीं कर पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में ऐसा देश में लगा कि ये मुझे लगता है कि अंतिम घटना होगी और सरकारें बड़ा सजग हो गई हैं और ऐसा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है कि निश्चित तौर से ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेगी। केवल हम उत्तराखंड पे ही चर्चा करना है। हर वर्ष वहां घटनाएं, और हर वर्ष में आप देखेंगे दर्जनों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। और जिम्मेदार कौन? सरकार के ब्यूरोक्रेट्स भी जिम्मेदार, सरकार भी जिम्मेदार, उससे ज्यादा हम लोग जिम्मेदार। हम लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम वहां एंजॉय करने के लिए सब कुछ ध्वस्त करने के लिए तैयार है, चाहे वो सरकार से सिफारिश करानी पड़े, चाहे ब्यूरोक्रेट्स को पैसे देने पड़े, चाहे कुछ भी, किसी भी हद तक हम लोग जा सकते हैं। ऐसा मैं पत्रकार होने के नाते मैं देखता हूं और समझता हूं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जैसे आपका टॉपिक आया तो मैं भी अचंभित था। मैंने कहा माता वैष्णो देवी धाम पर आप चर्चा करा रहे हैं। सुबह से करीब कई चैनलों पर बैठा, माता वैष्णो देवी धाम पर जो हादसा हुआ उस पर चर्चा थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में कितने लोग सजग हैं? और सजगता भी आप देखिए चौहान साहब, तभी तक होती है जब घटनाएं होंगी। कोई बड़ी घटना हो जाए तो ये देश 2-3 दिन के लिए बड़ा जागृत अवस्था में चला जाता है और 3 दिन 4 दिन बाद देखेंगे कि सो गया, उस घटना के बारे में चर्चा ही नहीं। जो सुधारने की जो कस्में उस समय खाई जाती हैं वो सब मुझे लगता है खत्म हो जाती है। जब अपने लोग इस दुनिया को छोड़ के जा रहे होते हैं तो हम जैसे लोग ही शपथ लेते हैं कि नहीं, भविष्य में हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम ऐसा होने भी नहीं देंगे, अब हम ऐसा करने भी नहीं देंगे। लेकिन देखेंगे कि जैसे ही चीजें भूलते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे छोटी सी घटना आप देखिए, किसी शहर में यदि बच्चों को ले जाती हुई बस में आग लग जाए, आप देखिए आरटीओ सरकार पूरी सक्रिय हो जाएगी और 10 दिन 15 दिन बहुत घमासान चलेगा। सारी बसें चेक होंगी, सारी वैन चेक होंगी और 15 दिन बाद आप देखेंगे सब बेकार हो गया। किसको नोटिस दिए, कितनी खराबें मिली, कोई उसका मतलब नहीं है। तो ऐसे ही सुनील जी, जनता पूछती नहीं है ना, कॉलर नहीं पकड़ती है, जनता पूछती नहीं कि भाई ये वाला इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। वो फंस जाती है, हिंदू मुस्लिम धर्म जातियां इनमें फंस के वो उलझ जाती है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से लौटेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माँ के धाम में कुदरत का सितम क्यों? जिम्मेदार लोग ये कहेंगे कि भाई कुदरत है, सितम कर दी तो हम क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, और हम नियमों का पालन नहीं करते। सरकारें और सिस्टम के जो लोग हैं वो ये चाहते ही हैं कि हम अपने आप को, ये जनता इस देश के दोषी मान ले कि हम ही इसके जिम्मेदार हैं। भाई उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े होटल फार्म हाउस बनाने वाले और उनमें टिकने वाले लोगों की कितनी आबादी है? बहुत छोटी सी आबादी, बहुत छोटी सी आबादी। आम लोग वो हैं जो सराय, छोटे छोटे होटलों, छोटी छोटी धर्मशालाओं में जाके अपने धार्मिक मंतव्य को पूरा करने जाते हैं, अपने तीर्थ यात्राओं को करते हैं। तो लोगों के कंधे पर बंदूक रख के गुनाह को छिपाया नहीं जा सकता, और एक दिन अभी ऐसा आएगा कि इसे गुनाह मानना पड़ेगा, वरना जो सृष्टि है वो आपको, जो प्रकृति है वो आपको अपने आप सब कुछ सिखा देगी। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र सिंह, कुल मिलाकर क्या इसे कुदरत पर छोड़ दिया जाए? दुर्गेन जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और कुदरत तो अपने नियमों अनुसार चलती है। और अगर हम
कुदरत के साथ हो लें तो बहुत अच्छा होता है, और अगर हम कुदरत से छेड़छाड़ करते हैं तो कुछ दिनों में वो कुदरत अपना करेक्शन करती है और वो अपने आप को ठीक कर लेती है। कोविड के समय में हमने देखा नदियां साफ हो गई थी, क्योंकि नेचुरल प्रवाह में आ गई, और उसमें हम लोग जो उसमें गंदगी डाल रहे थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल रहे थे, डोमेस्टिक वेस्ट डाल रहे थे, वो बंद हो गया तो बहुत निर्मल हो गई थी नदियां। तो कुदरत अपना काम करेगी इसमें। बहुत जो आपने एक पॉइंट अभी रेज किया, बहुत वही बड़ा पॉइंट है इसमें, कि हम सब कुछ, एक तो हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि हम 140 करोड़ हैं, एक बड़ी आबादी है, ये प्रॉब्लम है। कहीं आप जाएं किसी हिल स्टेशन पे तो सब लोग चले आते हैं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम आप सब लोग कहीं जाना चाहें तो कैसे पता होगा कि शिमला में बहुत ज़्यादा लोग हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। मनाली में बहुत ज़्यादा लोग, हमें नहीं जाना चाहिए। जम्मू में बहुत ज़्यादा लोग, हमें नहीं जाना चाहिए। कैसे डिसाइड करेंगे? माता वैष्णो देवी जाने का मन है हमारा, हम जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ ज़्यादा से बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं? सवाल यह है कि हम, ये बचाव का रास्ता है कि हर आदमी कहीं भी, मथुरा दिल्ली वाले मथुरा चले जाते हैं, दिल्ली वाले यहाँ चले जाते हैं। अगर वो नहीं जाएंगे तो एक तो यह है कि जो रोटेशन चल रहा है ना बिजनेस का, वो ठप हो जाएगा। कहीं कोई जाता है तो रोजगार भी बनता है, बढ़ता है। सवाल इसका है ही नहीं कि जाने से कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। सवाल यह है कि रेगुलेशंस कहाँ है, सिस्टम कहाँ है। अगर ये सिस्टम हमें बता दे कि जम्मू कश्मीर में आप जा रहे हैं, अभी वहां पर आपका वेटिंग पीरियड है, आप 30 दिन बाद ही जा सकते हैं, आप एनरोलमेंट कराइए और आपका समय आएगा, आप जाइए। अगर ये व्यवस्था हो जाए, हमें ये पता हो कि हम तभी जा सकते हैं, यानी उसकी जितनी क्षमता हो जिस भी जगह की, वहां एक व्यवस्था हो और पूरे देश के नागरिकों को ये पता हो कि हम तभी जा सकते हैं वहां पर जब वहां पर हमारा नंबर आएगा। यानी वहां पर हमें व्यवस्था के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और वहां के लिए हम कोई दिक्कत नहीं बनेंगे। तो ये अगर सिस्टम, और ये सिस्टम कौन बनाएगा? इस सिस्टम को बनाने के लिए हमने वोट दिया है, सरकार को चुना है। सरकार ब्यूरोक्रेसी को, कर्मचारियों को और तमाम चीजों को बनाती है इन्हीं व्यवस्थाओं को बनाने के लिए। सरकार को हमने क्यों ऐसे ही थोड़ा ही चुना है कि जाइए आप बहुत अच्छे घरों में रहिए, आपको सारी लग्जरी मिलेगी, आपको सारे प्रिविलेज मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, इसलिए चुना है क्या? केवल हमें सिर्फ ये बात जानने के लिए कि हाँ ये जो है ये हादसा हो गया, इसमें हम मुआवजा देंगे या इसमें हम ये करेंगे, कोई भी चीजें हो। तो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल सरकार है, और सरकार जो व्यवस्था बनाती है, यानी ब्यूरोक्रेसी बनाती है, ब्यूरोक्रेट्स को लगाया जाता है कि आप इस व्यवस्था को बनाइए। दोषी वो हैं, पब्लिक नहीं है दोषी। पब्लिक तो जाएगी, पब्लिक कैसे उसको पता चलेगा कि वो हमें आज नहीं जाना है? चाहे अब मौसम खराब है, पूरे उत्तराखंड में, पहाड़ों में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में सब जगह बादल फट रहे हैं। कोई बताने वाली एजेंसी है क्या? क्या कोई बंद करने वाले हैं कि अब इस वक्त 1 महीने के लिए कोई भी पहाड़ों पे नहीं जाएगा? क्या ये रोक लगाने के लिए है क्या? केवल नेटिव लोग जाएंगे, केवल वो इमरजेंसी वाले लोग जाएंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जाएगा जो घूमने फिरने के लिए जा रहा है। कोई व्यवस्था है नहीं, तो कोई भी जाएगा आदमी, उसमें क्या दिक्कत है उसको जाने में? तो एक तो व्यवस्था बनाने की जरूरत है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है, जिस पर बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन हो नहीं रहा कुछ। दुनिया में भी अभी सब जगह बातें हो रही दुनिया भर में, लेकिन एग्रीमेंट अभी देखिए हो नहीं पाया हो कहीं पर भी। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो 7% के आसपास ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो आप ये समझिए, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट इतना पड़ता है कि कहीं भी अतिवृष्टि हो जाती, कहीं भी फ्लैश फ्लड हो जाते हैं, कहीं भी बादल फट जाते हैं। इस तरीके की घटनाएं सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर के सरकारें उतना, एक कहते हैं कि काम नहीं कर रही जितना करना चाहिए। दुनिया भर की, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर की डेवलपमेंट पहाड़ों में बहुत, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसकी, उस आधार पे किया जा रहा है। पहाड़ों को का मतलब आप हाईवे चाहिए 2 लेन के थे, वो 4 लेन 6 लेन के बन रहे हैं। वो जो किनारे हैं वो काटे जा रहे हैं। आप कहीं भी उत्तराखंड में आप बद्रीनाथ केदारनाथ तक चले जाइए,
चूंकि मैं गया हूं उधर और मैंने देखा है, मतलब आपको देख के दर्द होगा कि आप पहाड़ नंगे हो गए हैं। वहां पर जो उनको पेड़ थे, जो उनकी जड़ें थी, जो मिट्टी को रोक लेती थी, वो अब रोकने की धारण क्षमता नहीं है। वो पेड़ काट दिए गए, अब नए जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनको लगने में बहुत समय लगेगा। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि अभी ठीक करने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ना कि पब्लिक को कहा जाए कि पब्लिक चली जाती है, पब्लिक जाएगी। पब्लिक वही जाती है जो जाने की स्थिति में है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग धार्मिक कार्यों के लिए जाते हैं तमाम जगहों पे, और बहुत सारे लोगों को हेल्थ के पर्पज से भी जाना होता है। तमाम जगह कहा जाता है मेंटल पीस के लिए आप पहाड़ों पे जाइए। तो बहुत सारी जरूरतें भी हैं पहाड़ों पे जाने की, लेकिन वो कोई भी ये सोच के नहीं जाता कि पहाड़ हमें बर्बाद करने के लिए मैं जा रहा हूँ। वो ऐसा किसी के एक आध परसेंट कोई हो तो हो, लेकिन ऐसा किसी के मन में नहीं होता है। हर जी। व्यक्ति सम्मान करता है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं। मैं एक उदाहरण देके अपनी बात को खत्म करूंगा। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो क्या हम बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा ये खा के वहां पर थूक पाते हैं क्या? वहां एक व्यवस्था बनी हुई है। वहां हम बड़े सिविलाइज्ड हो जाते हैं, सब उस व्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं और हम वही फॉलो करते हैं जो वहां के रूल्स रेगुलेशन है। वही व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे जाता है रेलवे स्टेशन के, वही मसाला मुंह में दबा लेता है और थूकता है वहां पर। सिर्फ सिस्टम का फर्क है, व्यक्ति वही है। तो सिस्टम का फर्क है। तो कहीं भी सिविलाइज्ड व्यक्ति नियमों से बंध के बनता है। आप वैसे व्यक्ति जंगली होता है, आप ये सोचेंगे अनसिविलाइज्ड होता है। आप उसको फ्रीडम दे दीजिए कहीं भी वैसी, तो वो अनसिविलाइज्ड हो जाता है। सिविलाइज्ड तभी आता है जब उसको रूल्स रेगुलेशंस में बांधा जाता है। ठीक बात। तो मेरा मेरा ये कहना है कि आप कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तभी ये सारी चीजें सुधरेंगी। ठीक है, ठीक है। अब दोनों पॉलिटिकल लोग हैं हमारे साथ में जो अब इस चर्चा में उनको हम ला रहे हैं। तो राजीव सर्राफ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और प्रमोद कपही नेता बीजेपी। अब कश्मकश ये है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार का पार्ट है, भले ही सरकार में शामिल नहीं है, और कपही साहब के गवर्नर साहब हैं। अब यहाँ टीटी चलती रहती है, साहब गवर्नर साहब ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। सबसे ज़्यादा दिक्कतें ये भी हैं इस तरीके के जो राज्यों में इस तरह की आती हैं। प्रमोद कपही के पास मैं इस मुद्दे को लेकर जा रहा हूँ। प्रमोद कपही, क्या हल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कि आप भी ये मानते हैं कि करिश्मा ये जो भी है ये कुदरत का है, कुदरत ने जो कुछ कर दिया हमको इसे स्वीकार करते रहना होगा, ना कोई अलर्ट, ना कोई व्यवस्थाएं, ना कोई चीज़ें, ना कोई समाधान? प्रमोद कपही। प्रमोद जी अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अनम्यूट करिए प्रमोद जी, आप ऑडिबल नहीं हैं। हम सुन नहीं पा रहे आपको। राजीव सर्राफ को ले लेते। प्रमोद जी का ऑडियो जी बोलिए, बोलिए बोलिए प्रमोद जी। मैं ये कह रहा था कि बहुत ही दुखद घटना हुई है जो माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हुए लोगों की इस प्रकार जाने गई है। तो यहाँ मेरे काफी साथियों ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत का भी हम बात मानते हैं, कुदरत का कहर भी है। इस 100 साल के बाद इतनी इस प्रकार का जो है बारिश हुई है, और ये जो 100 साल के बाद ऐसी दुर्घटना जो हुई है, इतना मेरी संभाल में, मैं अपनी बताऊं कि मेरी संभाल में ऐसा कभी भी इस प्रकार की बारिश नहीं हुई। और जहां तक सवाल है कि यहाँ 48 घंटे का 40 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है सरकार की तरफ से, और उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता है कि सरकार अगर देती है तो वहां सख्ती से इसको लागू भी करना चाहिए, और लोगों को भी चाहिए कि लोग भी इस पे अमल करें। अगर अलर्टनेस दी गई थी तो लोग क्यों गए वहां पे, ये भी एक कारण है। और इसको जाने कैसे दिया, बाल गंगा में इसकी चेकिंग होती है, वहां से इसको आगे कैसे? ज्यादा बड़ी बात यह है प्रमोद जी, जो आप बाद में कह रहे हैं, ज्यादा बड़ी बात यह है, अगर हमको एक पुलिस वाला डंडा दिखा देता तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम जाएं वहां। दिक्कत यह है प्रमोद जी, सवालिया निशान पैदा होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं
नालायकी मैं कह सकता हूँ हो सकती है। और इसके साथ साथ बारिश के साथ तो किसी का जोर नहीं है। मैं माता वैष्णो देवी क्या जम्मू पूरे पूरे जम्मू कश्मीर में पूरे भारत में ही इस वक्त इस प्रकार के भूकंप आ रहे हैं। और हमारा आप देख सकते हैं जम्मू में भी हमारी सूर्य पुत्री तवी है, उसका परसों का जो हालत थी कल की, वो इतनी थी कि मुझे लगता था कि अगर 3-4 घंटे बारिश हो रहती तो लगता था कि जम्मू का भी, हमारी जो तालाब तलो बेल्ट है, ये पूरी की पूरी बेल्ट बह जाती नदी में। लेकिन उस मालिक की कृपा से, भगवान की दया से रुक गया, काफी फर्क पड़ा। आज पानी का स्तर कम है। अगर ऐसा कहीं होता तो आपको एक और खबर मिलती कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू भगवती नगर तालाब तिलो एरिया में इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं। उसके साथ साथ मेरा ये कहना जरूर है कि हम लोगों को भी सोचना होगा। एक बात यहाँ पे आई है कि प्रमोद जी जरा फ्रेम ठीक करिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा। प्रमोद जी डेवलपमेंट तो होती है। प्रमोद जी मैं रोक रहा हूँ आपको, रोक नहीं सकते। प्रमोद कपेही जी, अगर प्रमोद कपेही जरा अपना फ्रेम ठीक कीजिए, दर्शक आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपका चेहरा नहीं दिख रहा बिल्कुल। प्रमोद जी का फ्रेम ठीक किया जाए। डेवलपमेंट जो है उस प्रकार की डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैं एक मिनट, हाँ बोलिए। जो डेवलपमेंट है वो समय समय पर होती है। अगर डेवलपमेंट हम रोक देंगे तो तभी भी कार्य नहीं चलता, क्योंकि आने जिस प्रकार हम compete करते हैं कि बाहर की देशों से, दूसरे फॉरेन कंट्री के साथ compete करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा भारत हुआ विश्व गुरु बने, तो उसके लिए उसके साथ साथ हमें डेवलपमेंट भी चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जिस प्रकार चनाब का पानी आपे से बाहर हुआ है, और उससे निपटने के लिए हमारी जो टीमें हैं वो सतर्क रहनी चाहिए और उनको समय पे अलर्टनेस होनी चाहिए और काम करना चाहिए। इसमें एक सवालिया निशान जम्मू कश्मीर की सरकार पर भी आता है कि वो क्या कर रही है, उसने क्यों नहीं इसके बारे में सोचा, और सख्ती से लोगों के साथ क्यों नहीं निपटा गया। क्योंकि अगर सख्ती से के साथ निपटते तो लोग वहां से कटरा से आगे नहीं जाते। ठीक बात है। तो अगर कहीं ना कहीं ये सवाल लगता है। और मैं ये साथ में ये भी कहूंगा कि ये कुछ हमारे भी साथी हैं जो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल में एक पिकनिक के स्पॉट में पिकनिक समय के जाते हैं। वो भी हमको सोचना होगा कि हम कहीं धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, माथा टेकने जा रहे हैं, उस माता का ध्यान रखना चाहिए, उस देवता का ध्यान रखना चाहिए, उस पर ध्यान रख के हमने चलना चाहिए। और बारिश का जिस प्रकार का कहर पूरी भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में कहर चला है, उसमें हमारा तो जम्मू कश्मीर जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ दिक्कत है। और ये बात भी सही है कि जब रास्ते बन रहे हैं, कहीं ना कहीं पहाड़ हमारे जो हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं एक साथ और जोड़ता हूं, हम लोग कहते हैं जी हमने पहाड़ काटे हैं, हमने पेड़ काटे हैं, तो हमने पेड़ लगाने हैं। हम लाखों की तादाद में पेड़ लगाते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखते कि हमारे पेड़ कितने लगे हैं, कितने उसकी हम देख रेख नहीं कर पाते। और यही होता है कि हर साल हम सोचते हैं इतने लाख, इतने करोड़ पेड़ हमने लगा दिए, लेकिन ये अब हकीकत ये है कि उसमें से 10% पेड़ भी नहीं लगे होते। ठीक बात है, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात। अब कांग्रेस के नेता राजीव सर्राफ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव सर्राफ, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद कपेही ने कही, उन बातों से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा चलेगा ही, क्लाइमेट चेंज हो गया है, बारिश होगी ही, दुनिया में हो रही है, यहाँ भी होगी, आप तैयार रहिए कि आप कभी भी, आप कहीं भी जलजिला आ सकता है। राजीव, राजीव अनम्यूट करिए, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। बोलिए राजीव सर्राफ, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। देखिए, जो ये हादसा हुआ इसका बड़ा दुख है, इसको तो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता चौहान साहब। लेकिन एक बात मैं साहब कहूं, जो ये माता वैष्णो देवी है, ये श्राइन बोर्ड है, ये गवर्नर के और एलजी के अंडर आता है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। जितने भी हमारे यहाँ श्राइन बोर्ड है, जितने भी हमारे ये, चाहे अमरनाथ यात्रा है, चाहे हमारा ये माता वैष्णो देवी है, इसकी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एलजी के अंडर है। एलजी इसके चेयरमैन होते हैं, गवर्नर हो, एलजी हो, जो भी हो। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि जब रेड अलर्ट जारी, हाई अलर्ट जारी हुआ था, तो क्यों नहीं इन्होंने सख्ती की?
क्यों नहीं वहीं रोक दिया गया? एडवाइजरी जारी हुई थी। जब जब मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पहले ही कह दिया कि भाई ये मतलब बारिश हो सकती है, बड़ी हैवी रेन्स हो सकती हैं, तो इनको वहीं उसको रोकना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं, चौहान साहब, जब से 2014 के बाद इन्होंने सबको मतलब किसी का माइक खुला है, वो साथी बंद कर ले माइक, माइक बंद कर लिए प्लीज, क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे हैं राजीव सर्राफ को। राजीव सर्राफ बोलिए। नहीं, आपको नहीं बंद करना राजीव सर्राफ, आपको नहीं बंद करना, बाकी लोग को बंद करना। बोलिए आप। राजीव सर्राफ को हम सुन नहीं पा रहे हैं और कोई वॉइस बीच में डिस्टर्ब कर रही है। ठीक किया जाए इसे। बोलिए राजीव। अनम्यूट करिए, आपने म्यूट कर दिया। हेलो जी, बोलिए सर। मैं कह रहा हूं जब से मतलब 2014 के बाद ये सरकार आई है, इन्होंने लोगों को धार्मिक चीजों से जोड़ा और बहुत अच्छा किया। मैं कह रहा हूं ठीक किया, लेकिन इनकी तादाद भी बढ़ी, दर्शन करने वालों की यात्राएं भी बढ़ी, नई नई यात्राएं भी हुई, लेकिन उसका इंतजाम नहीं। आई एम सॉरी टू से कि माता वैष्णो देवी में जो चढ़त है, जो इनकम है, बालाजी के बाद मुझे लग रहा है सेकंड नंबर पे हाईएस्ट इनकम है। उस हिसाब से इंतजाम नहीं दिए जा रहे। लोगों के दर्शन हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। मैनेजमेंट क्या? अभी आप देख लो किश्तवाड़ में जो हादसा हुआ, मतलब पूरा गांव चला गया। मैं कह रहा हूं मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की वार्निंग है। आपके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आप उसको मतलब संभाल नहीं पा रहे, आप लोगों को रोक नहीं पा रहे, आप लोगों को बता नहीं पा रहे। मतलब लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इनके बिजनेस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े हादसे होते हैं, उसके इंतजाम कोई नहीं है। भाई आप पर डे 300 बंदों का टारगेट रखो, 500 बंदों का टारगेट रखो, 1000 का रखो। पहले भी होता था। अमरनाथ यात्रा आप देख लो, आधे रास्ते में रोकनी पड़ी। इंतजाम ही कोई नहीं है, पहले इंतजाम नहीं होते थे। वो उस बोर्ड की बात मत करिए, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बात मत करिए, मैं तो उसे 0 नंबर दूंगा, 0। मैं वही आपसे कह रहा हूं। अब आते हैं बात ये बादल और ये इस पे। मैं ये कह रहा हूं, नासा की रिपोर्ट है कि अंधाधुंध जो डिफॉरेस्टिंग हुई है, फॉरेस्ट काटे गए हैं, तो क्या होता था, जो बादल आते थे ना, पेड़ से टकराते थे और बारिश होती थी, और एक पेड़ जो था 3000 लीटर पानी पीता था, और पूरे साल वो उसको मतलब आस्ता आस्ता उसको डिस्चार्ज करता था। अब वो बादल, जब पेड़ ही नहीं रहे, वो बादल चले गए कहां? आसमान पे। और आसमान पे 578 दरिया बन चुके हैं। वो दरिया जब फटते हैं, वो बादल कहां से फट रहे? वो दरिया है वहां बने हुए। ये नासा की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो इनको जब तक ये डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने पहाड़ों को किया, अब पहाड़ों में भी क्या किया कि हैमर होता था, इन्होंने कई जगह में ब्लास्टिंग की है। ब्लास्टिंग से तो वो हो गया कि रोड तो बन गया, लेकिन जहां जहां वो दरारें चली गई, वो पानी उसमें जब रिश्ता है, तो अल्टीमेटली पहाड़ नीचे आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ में क्रैक्स आ गई हैं। पहाड़ों का कलेजा फट गया है, यूं कहिए आप, पहाड़ों का कलेजा फट गया। 6 लेन, लेकिन ब्लास्टिंग का जो दरार है वो काफी ऊपर तक चली गई जी। तो मैं ये कह रहा हूं, आज के बाद अगर हमारा ये डिबेट का आप चौहान साहब एक इशू बना लें कि इनको नेचुरल क्लाइमेटी में नहीं, इनको हत्याओं की धारा में सबको पकड़ना चाहिए, ये एक हत्या मानी जाए, ये लोगों के साथ हादसा नहीं माना जाए। तो जब 4-5 अफसर अंदर जेल में जाएंगे, उसके बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन सही होगी। इनको हत्याओं में लिया जाए। वो तो एक्ट ऑफ गार्ड करके बच रहे हैं, एक्ट ऑफ गार्ड करके बच रहे हैं। एक फिल्म आई थी, इस समय मुझे नाम नहीं याद है, वो परेश रावल साहब थे कि एक्ट ऑफ गार्ड, ये ईश्वर का मन है, ईश्वर ऐसा ही चाहता था। ये कह के आप छोड़ दो। आपने 10 चीजें गिना दी कि भाई साहब ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा। मैं वही आपको कह रहा हूं, इनको आप हादसों में ना लेके जब तक हत्याओं में नहीं लो। और कारण भाई एडमिनिस्ट्रेशन कहां थी? 2-4-5 को आप अंदर नहीं करोगे, उनको जेल नहीं होगी, उनको सजा नहीं होगी। ये आज हो गया, हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद फिर होगा। क्या ठीक है राजीव जी, मैं जरा प्रमोद जी को ले लेता हूं। प्रमोद जी कह रहे थे सरकार को ऐसा करना चाहिए, और प्रमोद जी एलजी साहब तो प्रमोद जी की पार्टी के हैं, और ये श्राइन बोर्ड एलजी साहब के अंडर में है। प्रमोद जी, मैं सर एक मिनट और लूंगा। मुझे बताइए, जिसने 5 किलो राशन लेना, तो वो ओटीपी के बगैर उसको राशन नहीं मिलता।
आप लाखों लोगों को यात्रा करा रहे हो, आप इनकी रजिस्ट्रेशन ओटीपी वगैरह करके क्यों नहीं सिस्टम बनाते? यानी आज अगर मान लो 27 तारीख है, 27 तारीख है, तो 27 तारीख को कितने लोग यात्रा करेंगे जी? 5000 लोग करेंगे या 10,000 करेंगे? अगले दिन 10,000 अगले दिन करेंगे, 15,000 अगले दिन। एक रेशो तो बनाओ, पता तो लगे पर डे कितने लोग यात्रा करेंगे। अभी 2 साल पहले 31 दिसंबर को 12 लोग मरे इसी स्टैंपेज में। भीड़ इतनी थी कि 31 दिसंबर को 12 मतलब लोगों की हत्या बोलूंगी या उनकी दुर्घटना हो गई। मतलब ये कहां तक चलेगा मुझे बताइए ना। अब ये तो हमें इसके साथ ये तो आप लोग, आप भी सरकार में हैं, आप भी सरकार में हैं। एक का एलजी है, एक का मुख्यमंत्री। आप लोग बताओ कब तक चलेगी? हम क्या बता सकते हैं? मैं कह रहा हूं सर चौहान साहब, ये श्राइन बोर्ड जितने धार्मिक स्थल हैं वो एलजी के पास ही आते हैं, हमारे पास नहीं। कहाँ कह रहा हूँ उनकी मैनेजमेंट एलजी अब्दुल्ला साहब के पास आते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। बोलिए प्रमोद जी, बताइए भाई। अभी तो आप कह रहे थे कि उसको रोकना चाहिए, अब रोकना तो आपके एलजी साहब के श्राइन बोर्ड की व्यवस्था को है। प्रमोद जी, प्रमोद जी मुझे लगता सुन नहीं पा रहे हैं मुझे, यह कुछ मामला उल्टा पड़ गया है। हेलो हेलो, हाँ चौहान साहब बोलिए। तेरा सराफ साहब से ये पूछिए कि ये जो फॉरेस्ट लैंड है या नाले हैं, ये किसने गिर? मैं तो चाहता था कि पार्टी से ऊपर उनके बात करें, यहाँ कोई पॉलिटिक्स पार्टीबाजी की बात नहीं। अरे अब नाले पे मत ले जाओ, रोका क्यों नहीं? उस पे रहो भाई, हमारे रोका क्यों नहीं है महत्वपूर्ण। नाले में मत चुका, इस पूरी डिबेट को नाले में मत ले जाओ प्रमोद जी। ये बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट है। एक तो देश में इस तरह के मुद्दों पर कोई बात नहीं करता और हम लोग करने के लिए बैठे हैं, इसको नाले में मत ले जाओ। बिल्कुल दिल में हाथ रख के सोचो कि जो लोग गए हैं ये अपने लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं, हमारे भाई बंधु हैं। दीजिए ना, मंत्री तो आपके हैं, उनको सजा दीजिए। फॉरेस्ट लैंड किसने घेर के रखी है? नाले किसने घेर के रखे हैं? और ये मंत्री है जिनके इतनी बड़ी कोठियां बनाई, कहां बनाई है? अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब ये नेहरू जी कश्मीर के रहने वाले थे, नेहरू जी कुछ कर गए होंगे, उसकी वजह से घटना हो गई। अब तो फिर इसमें भी डिबेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी से ऊपर उठकर उन लोगों की बात करें जो हादसा हुआ है। तो ये सराफ साहब ने छेड़ी ये बात, तो मुझे बोलना पड़ा कि इनकी ही सरकार के टाइम फॉरेस्ट की लैंड घेरी गई, इनकी ही सरकार के टाइम नाले घेरे गए, इनकी ही सरकार के मंत्री जो हैं उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है अपने। तो अभी तक तो आपकी सरकार थी, अब्दुल्ला साहब के आने से पहले प्रमोद जी, आपके एलजी साहब का इकबाल अभी भी है, तब भी था। उखाड़ के फेंकते, इनको 10 लोगों को जेल भेज देते उठा के और सबका गिरा देते। जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा, क्यों नहीं गिराया आपने? चौहान साहब एक सेकंड लूंगा। दिल्ली में, यूपी में 5 गज का अगर किसी का मकान 20 सालों में कमरा एक बना है तो उस पर पंजा चल जाता है, पीला पंजा। बुलडोजर चलते हैं, सिलेक्टिव मकान गिराए जाते हैं, तो गिरा देंगे ना जिन्होंने बनाए हैं। 10 साल से तो आप ही की सरकार है। प्रमोद जी को बोलने दीजिए भाई, प्रमोद जी को बोलने दीजिए। जवाब प्रमोद जी से बनता है। राजीव जी प्रमोद जी को बोलने दीजिए। बोलिए प्रमोद जी। कार्रवाई करो, जिन्होंने इलीगल किया वो भी करो। प्रमोद जी बोलिए, क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? मैं कह रहा हूँ सर, 2 गज का भी किसी का होगा तो इनका बुलडोजर चलता है, इनकी जेसीबी आती है, इनके लिए क्यों नहीं जेसीबी? 10 साल से आप सरकार में। अच्छा ठीक, उनको जवाब देने दीजिए। आप करिए राजीव सर्राफ, उनको जवाब देने दीजिए। प्रमोद का पे ही जवाब देंगे। बोलिए भाई प्रमोद जी, बोलिए। आप कांग्रेस की सरकार चल रही है, आप क्यों नहीं करते इस बात को? अरे ये सरकार का काम है, होम का काम थोड़ी है। ये तो सरकार ने करना है, ऑर्डर सरकार ने पास करना है। मुझे लगता है लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और ये नेता वो कहेंगे भाई नाला इन्होंने कब्जा कर लिया, उन्होंने कहा कि कुएं में कब्जा कर लिया। यही सब चलता रहेगा। ये इस देश की जनता जिस दिन समझ जाएगी कि जो इनका चक्कर है ना नेताओं का, जब इनको पकड़ना शुरू करेगी, इनके कुर्ते फाड़ेगी, तब समझ में आएगा। आप अंदर डालो, मंत्रियों को डालो ना अंदर। मंत्री तो आपकी हैं, आप डालो उनको अंदर। तो आप हो फॉरेस्ट की लैंड तो आप लोगों ने घेर के रखी है, उनको करो। अरे प्रमोद जी आप भिजवा दीजिए ना, आपके पास तो ईडी फीडी सीडी सब है, भिजवाइए इनको जेल। सरकार को उमर अब्दुल्ला साहब को बोलिए इनका आइडेंटिफाई करके इनकी जरा खाली करवाई जाए। वो अपने मंत्री को क्यों डालेंगे? आपकी सरकार अभी तक थी, उमर अब्दुल्ला के पहले तक आपकी सरकार थी, आपने इतने दिनों वहां राज किया, अभी तक गवर्नर को बैठा के आपने क्यों नहीं जेल भेजा? आज जब इतना बड़ा हादसा हो गया प्रमोद जी, तो गजब बात करते हैं। अब नाले में पूरी डिबेट को आप ले गए हमारी। भैया नाले में डिबेट नहीं कूदा सकते हम, ये बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है। एक तो इस तरह के विषय मीडिया उठाता नहीं है, और आज मैंने इसको पूरा समय दिया, इतने लोगों का समय भी लिया, आप भी उसमें शामिल हैं, और उस पर चर्चा हो रही है। साहब वो मंत्री जी ने नाला घेर लिया। महेंद्र सिंह बताओ भाई कैसे काम चलेगा? महेंद्र सिंह
जी चौहान साहब, जब भी कोई नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा होता है और उसमें जब कुछ जवाब नहीं होता है तो फिर पॉलिटिक्स इसी तरीके से उसको डिरेल कर देते हैं इस मुद्दे को। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। बिल्कुल, मौत एक व्यक्ति की हो मैं या सहमत हूँ 10 मेहता व्यक्ति जी की आपके हो, साथ। वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है, बहुत सीरियसली लेना चाहिए इसको। और मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं डेवलपमेंट एक कंट्रोल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें कि हम पर्यावरण संरक्षण साथ में उसको एक बहुत अहमियत देते हुए करें उसको, तब बात बनेगी। यूं नहीं कि हम उसको पर्यावरण को दरकिनार कर दें और सिर्फ एब्सोल्युटली। डेवलपमेंट डेवलपमेंट करें। ऐसा ऐसा नहीं चल पाता ठीक है। है। जब ऐसा होता है तो फिर ये जो घटनाएं होती हैं, फिर इसीलिए कहा जाता है कुदरत का कहर है। वो इसी वजह से होती है। हम ये मैन मेड वो कहर है, ये कुदरत का नहीं है बेसिकली, ये हमने बनाया है। ये जितनी अभी घटनाएं दुर्घटनाएं ये सब हो रही हैं, ये मैन मेड है, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। तो इसके दोषी हम ही लोग हैं। और इसीलिए, और निश्चित तौर पे दोष क्यों सरकारों के ऊपर आता है, दरअसल इस पूरे देश को, चीजों को चलाने के लिए जनता ने सरकार को चुना है, इसलिए वो आंसरेबल हैं। और बिल्कुल। सरकार के प्रति जो ब्यूरो, अभी मेरे भैया ने कहा कि पेड़ लगने चाहिए। पेड़ों के नाम पे आप देखिए कितना बजट सरकार की तरफ से दिया जाता है और पेड़ लगते हैं 10 या 20 और करोड़ों का बजट निकल जाता है। इसके लिए कौन जवाबदेह है? वो जनता दूसरी देगी बात, जवाब इसका, आप जनता। पिछले दिनों हमारे यहाँ मचेल माता यात्रा में एक कहने के बदल गिरा थे, उसके बाद इन्होंने कहा जी हमने इंतजामिया बहुत बढ़िया इंतजामिया कर लिया। उसका परिणाम आपको 15 दिन के बाद मिल गया माता वैष्णो देवी में। हमारे जहाँ जम्मू में एक मचेल माता की लोकल यात्रा होती है, वहां बदल फट गया था पिछले दिनों। जी जी, बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें भी। संख्या में लोग मारे गए थे वहां पे। जी। उसके बाद यहाँ कहा गया कि इंतजामिया ने पूरे इंतजाम, हम पूरी तरह से तैयार हैं लड़ने के लिए। अब आप देखिए माता वैष्णो देवी 15 दिन के बाद होता है तो क्या इंतजाम थे? कुछ नहीं, इनको पकड़ के सारे लोगों को, जिन लोगों ने, संजीव भाई मैं 5 सेकंड लूंगा, जितने लोगों ने दावे किए थे उनको पकड़ कर लटका देना चाहिए, शुद्ध टांग देना चाहिए, शुद्ध भाषा में टांग देना चाहिए कि आप खिलवाड़ कर रहे हैं इस देश के साथ में। हमारे बस में क्या है, हम क्या कर सकते हैं? हम सुन ही सकते हैं। आप देखिए 2014 में कश्मीर में बाढ़ आई थी, उसके बाद भी कहा गया था हम बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। कहां है आपकी सक्षमता? अभी ये प्रश्न चिन्ह है ना। तो मैं कहता हूं कि ये सब जो खोखले वादे हैं, उसके सामने मैं यही कहूंगा कि प्राकृतिक नियम भी कोई बदल पाया है। आप पहाड़ों से खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये आपको भुगतना पड़ रहा है। उसके लिए सबसे बढ़िया लाइन यही रहेगी। ठीक बात है, ठीक बात। संजीव कौशिक, थोड़ा सा एक सुनील कौशिक, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं आशीष जी से खत्म करूंगा इस चर्चा को। बोलिए। देखो चौहान साहब, हम सबको सजग रहना पड़ेगा सरकार के साथ साथ, और जो भी विकास की व्यवस्था है निश्चित तौर से नियमों के दायरे में रह करके हम विकास करेंगे तो अच्छी बात होगी। लेकिन जहां बार बार वही कह रहा हूं कि केवल सरकार को दोषी ठहराना या ब्यूरोक्रेट्स को दोषी ठहराना नहीं है, उसमें हम सब लोग जिम्मेदार हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी है, पब्लिक भी है, सरकार भी है। और निश्चित तौर से ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हादसा हो रहा है, लगभग हर वर्ष ऐसे हादसा होते हैं। जब तक इसके लिए कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं बनेगा और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए निश्चित तौर से एक नियमावली जो है वो कड़ाई से उसका जब तक अनुपालन नहीं होगा, तब तक हम ऐसे हादसों पर चर्चा करते ठीक रहेंगे। बात है, बहुत बड़ी बात है कि जब तक पर्यावरण के जो नियम कायदे हैं, रेगुलेटरी है, उसको पालन नहीं होगा। मैं क्लाइमेट एक्सपर्ट आशीष जी से इस चर्चा को विराम दूंगा। आशीष जी, क्या आप सोच रहे हैं इतनी देर की चर्चा के बाद क्या होना चाहिए? हम और आप चर्चा कर सकते हैं, रास्ते दिखा सकते हैं, और सारे मीडिया संस्थान, सारे पत्रकार अगर जुट जाएं तो 3 दिन में व्यवस्था भी सुधर सकती है। जी बिल्कुल, मेरा यही मानना है। राजनीतिक हमारे कुछ भी डिस्कशंस हो सकते हैं, लेकिन अभी इससे ऊपर उठकर हमको जो ये आपदाएं बारंबार और निरंतर बढ़ती जा रही हैं और आ रही हैं, इनके हमको गहन कारणों का अध्ययन करके इन पर कुछ सॉल्यूशन वर्कआउट करने चाहिए। हम अभी जो, मैं इस डिबेट से अलग हट के कुछ आपको बात बताता हूँ कि जैसे जो अभी सारे ये डिबेट में बात हुई, टूरिस्ट मैनेजमेंट की एक बात हुई, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। टूरिस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई। जो स्लोप्स की कटिंग बड़े स्टीप एंगल पर कर दी जा रही है, फिर स्लोप को जब रोड बना रहे हैं उनको स्टेबलाइज नहीं किया जा रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज के जो बेसिक कारण हैं, जिसमें हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अभी फॉरेस्ट में देखिए अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको हटाने में सरकार को 1-2 दिन नहीं लगने चाहिए। सब पता है कहाँ पर क्या है, उनको हटाएं और फॉरेस्ट को रिस्टोर करें।
जिससे कि वो फॉरेस्ट है हमारी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये जितने भी क्लाउड बर्स्ट और ये जितनी बातें भी हुई वो कम हो जाएंगी। साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, हमें वेस्ट पे बहुत काम करना चाहिए। आप उत्तराखंड आइए, पूरे गंगोत्री तक हमारे पहाड़ कूड़े से हटे पड़े हैं, हम अभी तक कूड़े को सॉल्व नहीं कर पाए। साथ ही साथ जो एनर्जी कंजर्वेशन पे हमें बात करनी चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज लानी चाहिए। गाड़ियों को पहाड़ों पे जाना बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे बहुत हीट जनरेट हो रही है, और यही सब कारण हमारे क्लाइमेट चेंज के हैं। और क्षमता निर्धारण एक जो बात आ रही है कि कैरिंग कैपेसिटी, चाहे हमारे माउंटेन्स में हम, ऐसा है कि वो अनियंत्रित कोई टूरिज्म हो या रिलीजियस टूरिज्म हो या कुछ हो, वो यदि नियंत्रित नहीं होगा और उसको हम कैरिंग कैपेसिटी एक होती है हर जगह की। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरा एक घर है, मैं उसमें अपने मेहमानों, उसमें 10 या 15 मेहमान आ सकते हैं, यदि उसमें 70 80 100 हर साल आने लगे तो यहाँ व्यवस्था नहीं रहेगी। वही हमारे पहाड़ों में हो रहा है। हमें लिमिटेड करना चाहिए अभी, किसी भी कारण, चाहे रिलीजियस हो या कुछ हो, सब चैनल्स को, नागरिक को और जो भी सरकार को इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, तभी बहुत ये बहुत हम शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया राजीव सराफ, प्रमोद कपेही, संजीव किरनी, डॉक्टर सुनील कौशिक और महेंद्र सिंह, आपका धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों का जिन्होंने इस पूरी कार्यक्रम को सुना। दो चीज़ें निकल कर आएंगी, एक तो कैपेसिटी तय होनी चाहिए कि वैष्णो देवी या किसी धार्मिक स्थल पर या पहाड़ों पर कितने लोग जाएंगे, और जब वो लौट कर आएंगे तब दूसरे जाएंगे। और इसके अलावा एक बृहद योजना, कार्य योजना बनानी चाहिए कि जंगलों को अतिक्रमण मुक्त कैसे कराया जाए, क्लाइमेट में क्या क्या कारक हैं उनको कैसे दूर किया जाए, तब हम इस तरीके की विपदाओं से लड़ सकते हैं। ये कह के कि ये प्राकृतिक आपदा है, हम अपना मुंह नहीं छुपा सकते। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।